नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम परिवार कल्याण कार्यक्रम को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित कुछ टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको हम इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं परिवार कल्याण से। परिवार के चिकित्सकीय, सामाजिक, भावनात्मक एवं सर्वांगीण विकास को ही परिवार कल्याण कहा जाता है और परिवार कल्याण के लिए आवश्यक है कि पर्यावरणीय स्वच्छता एवं आवासीय स्वच्छता में परिवार के सभी व्यक्तियों को उचित पोषण उपलब्ध हो, ताकि परिवार के सभी व्यक्तियों का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्यता हो एवं विकास हो सके। और इन सब की प्राप्ति के लिए उचित पोषण युक्त आहार की आवश्यकता होती है, उपयुक्त शिक्षा की आवश्यकता होती है, स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है एवं वित्तीय सहायता भी अपेक्षित होती है। इसीलिए परिवार कल्याण के लिए परिवार का आकार सीमित होना अति अनिवार्य होता है। यही कारण है कि परिवार कल्याण का आशय परिवार नियोजन से भी लिया जाता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम एक ऐसा परिवार नियोजन कार्यक्रम है जिसको अपनाकर व्यक्ति अपने परिवार का आकार सीमित कर सकता है, और परिवार का आकार सीमित होगा तो परिवार के सभी सदस्यों का शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास होगा। एवं परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम से ही जो अविवेकपूर्ण मातृत्व है या अवांछित गर्भधारण है उसको भी रोका जा सकता है। इससे जो संतान है उसका समुचित पालन पोषण हो सकता है। यही परिवार कल्याण कार्यक्रम है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का जन्म इच्छा से हो एवं सोच समझकर हो। इसीलिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसको हम परिवार नियोजन कार्यक्रम भी कह सकते हैं। और परिवार नियोजन से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपने परिवार को अपनी स्वेच्छा से उचित समय पर बढ़ाए, ताकि उपयुक्त समय पर या उपयुक्त आयु होने पर जो है गर्भधारण हो एवं बच्चों के जन्मों के बीच में पर्याप्त अंतराल हो, उसे ही परिवार नियोजन कहा जाता है। परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित उद्देश्य, महत्व, वर्तमान आवश्यकता, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए पद्धतियां या विधियां हम पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम परिवार नियोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन हेतु कार्यक्रम, और ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने परिवार नियोजन के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई हैं, कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए हैं, उनको लिखिए। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों को हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा महिला एवं पुरुष नसबंदी सेवाएं हो जाएंगी या महिला एवं पुरुष नसबंदी योजना हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्थायी संतान उत्पत्ति नियंत्रण के लिए जो है महिला एवं पुरुष नसबंदी को प्रमोट कर रही है, जिसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि दो बच्चे होने के उपरांत, 2 या 3 बच्चे होने के उपरांत वो स्थायी जो है नसबंदी के रूप में पुरुष या महिला नसबंदी भी करा सकते हैं। और इसके लिए सरकार हर साल निःशुल्क जो शिविर हैं, शिविरों का आयोजन किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि पुरुष एवं महिला स्वेच्छा से आकर यहाँ पर जो है अपनी नसबंदी करा सके। इसके साथ ही ऐसे जिले जहाँ पर जनसंख्या दर अधिक है, वहाँ पर जो है इस कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है। तो
ऐसे जिले जहां पर यह कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, अर्थात मिशन परिवार लागू है, उन जिलों में जो है कोई भी व्यक्ति, जो 25 जिलों में जिसमें यहाँ पर जो मिशन परिवार विकास जो है लागू है, उसमें जो भी व्यक्ति पुरुष या महिला, अगर पुरुष या महिला नसबंदी कराती है तो उसकी जो आर्थिक क्षति होगी उसके लिए प्रति उम्मीदवार 3000 रुपये दिए जाएंगे। राइट, तो मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के जो जिले हैं उनमें 3000 और जो नॉन मिशन परिवार विकास के जिले हैं उनमें हितग्राही को 2000 रुपये दिए जाएंगे। राइट, ताकि जो आर्थिक क्षति है वो ना हो और अधिक से अधिक संख्या में जो पुरुष एवं महिलाएं हैं वो नसबंदी के लिए जो है वो तैयार हो जाएं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर अस्थायी परिवार नियोजन साधनों का वितरण एवं क्या हो जाएगा, निःशुल्क सेवा प्रावैधिकी। तो अस्थायी परिवार नियोजन से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, जिसमें हमने जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ देखी थी, राइट, फिर इंजेक्शंस हो जाएंगे, निरोध हो जाएंगे, तो यहाँ पर सरकार महिलाओं के लिए IUCD, PPIUCD, राइट, गर्भ निरोधक इंजेक्शन हो जाएंगे, गर्भ निरोधक गोलियां हो जाएंगी, राइट, नॉन हार्मोनल साप्ताहिक छाया गोलियां हो जाएंगी, राइट, इनके वितरण को प्राथमिकता दे रही है। और हर गांव में जो आशा कार्यकर्ता है उनके माध्यम से हर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अस्थायी परिवार नियोजन साधनों का वितरण किया जा रहा है। राइट, तीसरा हो जाएगा SDC योजना तथा PTK योजना। राइट, कई बार पुरुष एवं महिला अपने कार्यों में व्यस्तता की वजह से आशा कार्यकर्ता या सरकारी अस्पतालों से आवश्यक अस्थायी परिवार नियोजन साधनों को नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से उपयुक्त जो अस्थायी परिवार नियोजन साधन है वो उन तक पहुंचते ही नहीं है। इसीलिए सरकार ने योजना चलाई है कि इन साधनों को घर पर तक ही पहुंचाना, और यहाँ पर जो आशा कार्यकर्ता है ग्रामीण स्तर, उनके माध्यम से घर घर तक जो अस्थायी परिवार नियोजन साधन है उनको आशा कार्यकर्ता के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राइट, फिर हो जाएगा ESV योजना। राइट, और ESV योजना का मुख्य उद्देश्य भी ये है कि अधिकतम 2 संतानों को जो नागरिक हैं वो प्राथमिकता दें, एवं जो गर्भधारण है या बच्चों का जन्म है उसमें कम से कम 2 वर्षों का अंतर हो सके। इसके लिए जो आशा कार्यकर्ता है, दरअसल आशा कार्यकर्ता को अभी हमने समझा जो SDC योजना है या PTK योजना है या फिर अस्थायी परिवार नियोजन साधनों का वितरण जो योजना है, इन दोनों योजनाओं में जो आशा कार्यकर्ता है वही क्या करती है कि जो अस्थायी परिवार नियोजन साधन है उनको ग्रामीण स्तर पर वितरित करती है। इसीलिए यहाँ पर आशा कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है कि वो समाज में ग्रामीण स्तर पर जागरूकता लेकर आए और जो लोग हैं वो अस्थायी परिवार नियोजन पद्धतियों को या विधियों को स्वीकार करें, जिससे परिवार नियोजन संभव हो सके। और इसके लिए जो है आशा कार्यकर्ता को राइट 500 या 1000 रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राइट, तो जो स्वास्थ्यवर्धक सकारात्मक एवं स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार के सामुदायिक अनुकरण जो है सुनिश्चित करने पर राइट जो आशा कार्यकर्ता है उसको 500 एवं 1000 रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि जो आशा कार्यकर्ता है वो अधिक से अधिक ग्रामीण स्तर पर अस्थायी परिवार नियोजन जो साधन है उनको अपनाने पर और जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दे सके। अगला हो जाएगा परिवार कल्याण कार्यक्रम हो जाएगा। हमारे देश में अशिक्षा है, गरीबी है, जागरूकता का अभाव है। इस वजह से अधिकांश जनसंख्या को परिवार नियोजन जैसी जो परिवार नियोजन साधन की जानकारी नहीं होती है और ना ही उनके उपयोग की विधियों की पता होता है। इसी वजह से जो परिवार कल्याण कॉर्नर है इसके माध्यम से 9 खंडों वाला राइट एक डिस्प्ले बॉक्स होगा, जिसको
हर जिसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगाया जाएगा, और जितने भी अस्पताल में जितने भी हितग्राही आएंगे उनको इस 9 खंडों वाले डिस्प्ले बॉक्स से परिवार नियोजन के साधनों की सूचना एवं परिवार नियोजन के जो साधन है वो आसानी से उनको उपलब्ध हो जाएंगे। कुल मिलाकर परिवार कल्याण कार्नर के माध्यम से जानकारी को, जागरूकता को फैलाया जाएगा, राइट, और इस वजह से परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये जो योजनाएं हैं इनका संचालन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन में बढ़ावा हो सके। अब इसके साथ ही एक कार्यक्रम और है, मिशन परिवार विकास हेतु, राइट। तो मिशन परिवार विकास हेतु चिन्हांकित जो 25 जिले हैं उसमें कुछ विशिष्ट परिवार कल्याण संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, और इन गतिविधियों के माध्यम से ही जो है परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें क्या हो जाएगा, सास बहू सम्मेलन हो जाएगा, राइट। यहाँ पर सास बहू सम्मेलन में बड़े पैमाने पर सभी क्षेत्रों से महिलाओं को एकत्रित किया जाता है, जहां पर उनको प्रजनन स्वास्थ्य एवं यौन स्वास्थ्य में सुधारात्मक बदलाव हेतु जो है जानकारी दी जाती है और शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही परिवार नियोजन के लिए भी जो है उनको जानकारी दी जाती है। दूसरा हो जाएगा नई पहल किट हो जाएगी। अब जानकारी के अभाव में जो नवविवाहित दंपत्ति होते हैं उनको परिवार नियोजन के साधन और उनको उपयोग करने की विधियों की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए जो नवविवाहित दंपतियां हैं उनको परिवार नियोजन साधनों की समझ एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल किट जो है वो दी जाती है, राइट। तीसरा हो जाएगा सारथी रथ। सारथी रथ एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि समुदाय तक परिवार नियोजन, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचकर समुदाय तक परिवार नियोजन की जो है वो जानकारी को देगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण परिवार नियोजन के कार्यक्रम हो जाएंगे। अगला हो जाएगा यहाँ पर भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये भी 11 नंबर में जो है वो पूछा जा सकता है कि भारत में परिवार नियोजन के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रमों का, कौन कौन सी नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनके बारे में लिखिए। तो भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उनमें पहला हो जाएगा मिशन परिवार विकास, राइट। तो जो मिशन परिवार विकास है, मिशन विकास परिवार कार्यक्रम का आरंभ सितंबर 2016 में हुआ था, जिसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। मिशन परिवार विकास का पहला उद्देश्य ये है कि जो परिवार नियोजन विकल्प हैं, राइट, उनको जन सामान्य तक पहुंचाना, राइट, उनके बारे में जानकारी देना। तो सूचना, विश्वसनीय सेवा और उच्च गुणवत्ता वाले जो परिवार नियोजन विकल्प हैं उनको जन सामान्य तक त्वरित गति से पहुंचाना, और 2025 तक जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है जिसको हम क्या कहते हैं, TFR 2.1, राइट। तो जो फर्टिलिटी रेट है उसको TFR 2.1 तक ले आना, जिससे कि जनसंख्या स्थिरीकरण का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता ये है कि इस कार्यक्रम के तहत जो नई प्रोत्साहन योजनाओं के साथ में जोड़ा जाएगा, कमोडिटी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, राइट। इसके साथ ही एक ऐसा माहौल निर्माण किया जाएगा जिससे कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन हो सके, और जो गर्भ निरोधक हैं या अस्थायी परिवार नियोजन जो उपाय हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही जो नव विवाहित दंपत्ति हैं उनको नई पहल जो किट है उसके माध्यम से जो परिवार, अस्थायी परिवार नियोजन पद्धतियां हैं उनकी जानकारी और साधन उनको उपलब्ध कराना, राइट। फिर स्थायी परिवार नियोजन के लिए जो नसबंदी है, बंधकरण है, राइट, उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। इसके साथ ही जो प्रजनन दर है, राइट,
जिन राज्यों में उच्च प्रजनन दर है, TFR है, राइट, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उनके 145 जो है उच्च प्रजनन जिलों को मुख्य रूप से केंद्रित किया जाएगा, जहां पर जानकारी दी जाएगी और वहां पर परिवार नियोजन के लिए जो है कार्य किया जाएगा। दूसरा हो जाएगा परिवार नियोजन, क्या हो जाएगा, बीमा, राइट। तो दूसरा हो जाएगा परिवार नियोजन बीमा, और यह योजना वर्ष 1981 में हमारे देश में लागू हुई थी। अब परिवार नियोजन बीमा का दो मुख्य उद्देश्य है। भाई, परिवार जो स्थायी परिवार नियोजन है उसको अपनाने में लोगों को दिक्कतें जा रही थी। उसका कारण क्या था कि एक तो जो पुरुष नसबंदी है या महिला नसबंदी है, उसके लिए लोगों को कम से कम 8 दिन तो आराम करना ही होता है, और अगर कोई दैनिक मजदूर है, कोई काम करने वाला है, तो उसको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, जिसको उसको आर्थिक क्षति होगी। दूसरा, कई बार ये जो अस्थायी परिवार नियोजन पद्धतियां जिसमें बंधीकरण हो जाएगा या नसबंदी, उससे कई बार पुरुषों की या खासकर महिलाओं की संक्रामक बीमारियां उनको हुई हैं, और कई बार तो उनकी जान भी चली गई है, राइट। इस वजह से जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनमें डर का माहौल है, राइट। तो एक तरीके से उस डर के माहौल से उनको निकालना, राइट, उनको जागरूक करना, और अगर कभी उनको संक्रामक बीमारियां होती भी हैं या फिर उनकी जान को खतरा भी होता है, तो उनको अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाना, ताकि अन्य लोग प्रभावित ना हो। तो इस परिवार नियोजन बीमा योजना में बंधकरण करने वालों को उचित जो वेतन है उसकी नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाएगी, एवं मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे स्थायी जो नसबंदी है उसको बढ़ावा मिलेगा। तीसरा हो जाएगा परिवार कल्याण कार्यक्रम। हमारे देश में, राइट, हमारे देश में परिवार नियोजन जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951-52 में शुरू हो गया था। तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो 1951-52 में जो है वो शुरू हो गया था, परंतु 1977-78 में इसमें जो मातृ शिशु स्वास्थ्य योजना को भी इससे जोड़ दिया गया था, और जैसे ही वो योजना जुड़ी थी तो इस योजना का नाम क्या हो गया था, परिवार कल्याण कार्यक्रम। अर्थात प्रारंभ में इसको परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता था, और 1977-78 में इसका नाम बदल कर दिया परिवार कल्याण कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जन्म एवं मृत्यु दर दोनों में क्या करना, कमी लाना, राइट, ताकि अर्थव्यवस्था में संसाधनों के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, राइट। और इस कार्यक्रम में जो परिवार नियोजन के उपाय हैं या तरीके हैं, जैसे बंधकरण हो जाएगा, अंतर गर्भधान उपाय हो जाएंगे, गर्भ निरोधक गोलियां, ICUD, इनका मुफ्त वितरण किया जाता था, और दंपतियों को जानकारी दी जाती थी ताकि परिवार नियोजन हो सके। अगली हो जाएगी यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना, राइट। तो जो परिवार नियोजन, स्थायी परिवार नियोजन में बंधकरण में या फिर जो बंधकरण है या नसबंदी है, उसमें कई बार व्यक्ति को शारीरिक अक्षमता हो जाती है या फिर मृत्यु भी हो जाती है, जिसकी वजह से नसबंदी की समय कई जटिल समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और अगर विफलता की स्थिति होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए क्लाइंट या उपयोगकर्ता का इस बीमा किया जाता है। इसके साथ ही जो सेवा प्रदाता हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हों, उनको जो ऐसी दुर्घटनाएं हैं ये होने की दशा में उनको अभियोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है, ताकि वो भी अपना काम विधिवत तरीके से कर सके। पांचवा हो जाएगा परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए एक समग्र योजना हो जाएगी। तो जितनी भी परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी उपाय हैं उनके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है, राइट, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि
परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी जो जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए एक समग्र योजना संचालित होगी और इस समग्र योजना में 5 योजनाओं को जारी रखने की जो है वो सहमति केंद्रीय स्तर पर प्रदान की गई है और इन योजनाओं को हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। स्वस्थ नागरिक अभियान, राइट। तो जो स्वस्थ नागरिक अभियान है इसका उद्देश्य भारत के किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों की किसी भी उम्र में, चाहे वो पुरुष या महिला हो, उनके बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की जानकारियों का क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है एवं उनकी जो जीवन शैली है उसको भी बढ़ावा देना है और नागरिकों का क्या करना है, सशक्तिकरण करना है। तो नागरिक स्वस्थ नागरिक अभियान में जो है स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा गर्भ निरोधकों की निःशुल्क क्या हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी, फ्री सप्लाई ऑफ कंट्रासेप्टिव हो जाएगा, राइट। तो जो अस्थायी परिवार नियोजन के साधन है, उपाय हैं, जिसमें गर्भ निरोधक, राइट, गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम्स हो जाएंगे, गर्भावस्था परीक्षण किट हो जाएंगी, राइट, उनका निःशुल्क जो है आपूर्ति करना है ताकि जन सामान्य तक ये जो है साधन उपलब्ध हो सके और परिवार नियोजन संभव हो सके। फिर स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, अनुसंधान हो जाएगा, राइट। तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं जो स्वास्थ्य अनुसंधान है इसका उद्देश्य है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है स्वास्थ्य संबंधी आदतें होती हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, जिस वजह से अलग अलग क्षेत्रों में जन्म दर, प्रजनन दर, राइट, वो भी अलग अलग होती हैं, राइट। तो इस योजना के माध्यम से यहाँ पर भारत एवं उसके जो राज्य उनकी आबादी, उनका स्वास्थ्य और एवं उनके पोषण के आंकड़े जो हैं वो प्राप्त करना है और उन आंकड़ों के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार का अध्ययन करना और विश्लेषण निकालना और उस विश्लेषण के पश्चात अन्य महत्वपूर्ण जो है वो नीतियां एवं कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े उनको एक तरीके से उपलब्ध कराना। फिर चौथा हो जाएगा यहाँ पर गर्भ निरोधकों का सामाजिक क्या हो जाएगा, विपणन हो जाएगा। दरअसल जो गर्भ निरोधक हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं अगर वो किफ़ायती नहीं होंगे तो जन सामान्य या निम्न आय वर्ग का व्यक्ति परिवार नियोजन के लिए उन परिवारों को अपनाने की इच्छुक नहीं होगा। इसीलिए अगर हमें परिवार नियोजन को बढ़ाना है और अस्थायी परिवार नियोजन को प्रमोट करना है तो उसके लिए किफ़ायती मूल्य पर जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो अवेलेबल हो जाना चाहिए। इसके साथ ही उनके योग में किसी भी प्रकार की समस्या ना जाए, इसलिए उनकी ब्रांडिंग, उनकी पैकेजिंग करना, उनका विपणन करना, बिक्री करना ताकि जन सामान्य तक वो जितने भी सुविधाएं हैं वो पहुंच सके, राइट। पांचवा हो जाएगा जनसंख्या अनुसंधान केंद्र। जनसंख्या अनुसंधान केंद्र हमारे देश में संचालित परिवार नियोजन से संबंधित जो योजनाएं हैं, राइट, उन योजनाओं का या तो स्वयं के द्वारा या किसी तीसरे पक्ष के द्वारा आकलन करवाया जाता है। तो जनसंख्या अनुसंधान केंद्र योजनाओं का आकलन करवाता है या तीसरे पक्ष से आकलन करवाता है ताकि वो योजना भविष्य में जारी रहेंगी या नहीं रहेंगी इस पर विचार किया जा सके, राइट। अब हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो हो जाएगा परिवार नियोजन या कल्याण कार्यक्रम की अल्प सफलता। इस पर भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में अल्प सफल हुआ, राइट, या अल्प सफलता के कारण क्या थे वो समझाइए, या भारत में परिवार नियोजन या जो कल्याण कार्यक्रम है वो आंशिक रूप से सफल हुआ है, राइट, या अल्प सफल हुआ है, या फिर उसकी असफलता के पीछे क्या कारण थे, वो सभी 11 नंबर में जो है वो पूछे जा सकते हैं, राइट, जिसको हम क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझेंगे, राइट। अगर हम देखें तो हमारा देश जो है आज़ाद हुए जो है
5 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, राइट। अब तो 7 दशक हो चुके हैं, 70 साल जो है वो पूर्ण होने वाले हैं और भारत में अभी भी जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षित जनसंख्या वृद्धि दर से कहीं अधिक है। अर्थात जो जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या स्थायित्व के लिए हम प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ से कहीं अधिक हमारी वर्तमान क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर है, जो ये बताती है कि 1951 से ही जो परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार ने संचालित करना प्रारंभ कर दिया था, उसमें हमको आंशिक रूप से ही सफलता हाथ लगी है, या जो जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन या तो अच्छे से नहीं हुआ है, या जन सामान्य तक परिवार नियोजन संबंधी जागरूकता अभी भी उस स्तर की नहीं है कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लें, राइट। जिसको हम निम्न तरीके से यहाँ पर समझते हैं, राइट। सबसे पहला हो जाएगा अशिक्षा, जागरूकता। किसी भी विषय के बारे में जागरूकता उत्पन्न होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, और हमारे देश में जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। हालांकि वर्तमान कुछ समय में शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है, नहीं तो 1970, 80, 90 तक के दशक में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को परिवार नियोजन संबंधी जो जानकारी पहुंचाना काफ़ी कठिन हो गया, और अशिक्षा की वजह से भी, जागरूकता के अभाव में भी जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम आंशिक रूप से सफल हुआ, या फिर हम कह सकते हैं अल्प रूप से सफल हुआ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा धार्मिक कट्टरता एवं रूढ़िवादी क्या हो जाएगा, समाज हो जाएगा। भारतीय समाज में कई धर्मों का समावेश है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, कई धर्म जो हैं वो पाए जाते हैं, और कुछ लोगों में धार्मिक कट्टरता होती है और रूढ़िवादी होती है, जिस वजह से भी परिवार नियोजन को नहीं अपनाया जाता है। दरअसल तर्क क्या होता है कि धार्मिक आधार पर तर्क दिया जाता है कि जो संतान उत्पन्न हो रही हैं वो ईश्वर की देन है, और अगर हम यहाँ पर परिवार नियोजन करेंगे या संतान उत्पत्ति को नियंत्रित करेंगे तो हम ईश्वर की देन में क्या कर रहे हैं, मानवीय हस्तक्षेप कर रहे हैं, राइट, जो कि एक तरीके से पाप है या दोषपूर्ण है। इसीलिए ईश्वर की देन संतान है, उनमें किसी भी प्रकार का जो है वो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो धार्मिक रूढ़िवादी लोग होते हैं या कट्टर लोग होते हैं, वो संतान निग्रह को एक तरीके से विरोध करते हैं या उसका बुरा मानते हैं। जैसे जो कंट्रासेप्टिव्स यूज हो जाएंगे या गर्भपात हो जाएंगे, उनका विरोध करते हैं, और इस वजह से भी, इन रूढ़ियों की वजह से, इस धार्मिक कट्टरता की वजह से भी जो परिवार नियोजन है वो अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए लोगों को धार्मिक रूप से भी जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि वह जो मानवीय हस्तक्षेप परिवार नियोजन को अपना सके, राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर जन जागरूकता की कमी हो जाएगी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। इसीलिए नियम या कानूनों के माध्यम से जो है परिवार नियोजन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। अगर जागरूकता फैलाएंगे तो जो है परिवार नियोजन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि परिवारों की उनकी इच्छा के विरुद्ध परिवार नियोजन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, राइट। अब चूंकि हमारे देश में एक सामाजिक विचारधारा है, जिसमें जो यौन संबंध हो जाएंगे, राइट, यौन संबंध है, परिवार नियोजन है, या कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल हो जाएगा, उस पर बातचीत करना, जागरूकता देना जो है वो अमानवीय या अशोभनीय माना जाता है, राइट। इस वजह से भी व्यापक रूप में जो जानकारी है परिवार नियोजन की वो नहीं पहुंच पाई है। आज भी इतने संचार के साधन उपलब्ध हैं, इसके बावजूद परिवार नियोजन का जो मूल उद्देश्य है वो जन सामान्य तक नहीं पहुंचा है, राइट। चौथा हो जाएगा संतति निग्रह के उपयुक्त जो है साधनों की कमी होना।
दरअसल निम्न वर्गीय परिवारों को संतति निग्रह के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो उनके पास में अवेलेबल नहीं होते हैं, या उनके पास में इतना वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं कि वो उनका इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए किफ़ायती मूल्य पर जो गर्भ निरोधक सामग्रियां हैं उनका वितरण होना चाहिए, उनका वितरण सर्वसुलभ होना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने आसपास उन सभी साधनों को आसानी से प्राप्त कर सके और उनका इस्तेमाल कर सके। फिर भेदभावपूर्ण नीति हो जाएगी, राइट। हमारे देश में कई धर्मों के कई समुदायों के लोग रहते हैं, जिसमें से अगर सरकार समाज के हित में कोई नीति बनाती है तो उससे कोई दूसरा वर्ग आपत्ति उठाता है। दरअसल भारत में हिंदुओं की संख्या 80% के समथिंग है और मुसलमानों की जो संख्या है वो 14% के समथिंग है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हिंदू विवाह एवं विच्छेद अधिनियम हिंदुओं के लिए ही पारित किया गया था, राइट। और उसका विरोध भी हुआ था। विरोध का कारण क्या था कि हमारे अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की तो बात की गई है, लेकिन 1955-56 में केवल हिंदू विवाह एवं विच्छेद अधिनियम ही पारित किया गया था हिंदुओं के लिए, राइट। और हिंदुओं की एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने पर दूसरी शादी को अमान्य कर दिया गया था, राइट। फिर संतानों की जो उत्पत्ति है उससे उत्तराधिकार के संबंधी नियम भी स्पष्ट कर दिए थे। तो हिंदुओं को एक तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो यहाँ पर कानून बना दिया गया था, लेकिन मुसलमान हो या अन्य जो धर्म समुदाय हैं, राइट, उनके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया, राइट। और यहाँ पर चूंकि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी वजह से यहाँ पर मुसलमानों को एक से अधिक पत्नी रखने की भी जो है कानून छूट दी गई है, राइट। जिसकी वजह से हिंदुओं में स्वाभाविक सी धारणा है कि ये पक्षपात हो रहा है। मुस्लिम संख्या है वो मुस्लिम संख्या परिवार नियोजन को जो है प्राथमिकता नहीं देते हैं और वो तो जनसंख्या बढ़ाने में प्रयासरत हैं और वहीं हिंदू जनसंख्या घटाने में प्रयासरत हैं। इस वजह से इसको एक भेदभावपूर्ण नीति मानते हैं और ये मानते हैं कि इससे भविष्य में जो आनुपातिक जनसंख्या है या डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी। इस वजह से इसको भेदभावपूर्ण मानते हैं और इस वजह से भी ये जो परिवार नियोजन है ये सफल नहीं हुआ है। फिर कुशल तथा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी। परिवार नियोजन के लिए जागरूकता देने के लिए भी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही जो नसबंदी है, राइट, उसके लिए नर्स हैं या दाइयाँ एवं प्रशिक्षित एवं कुशल जो हैं अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में जो स्थायी परिवार नियोजन है उसके लिए नर्स हैं या डॉक्टर्स या उचित दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। इस वजह से कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामूहिक नसबंदी होती है उसमें कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं और कई महिलाओं की जान चली जाती है, कई जो है बीमार हो जाती हैं। इस वजह से इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ता है। कुल मिलाकर हमारी स्वास्थ्य प्रणाली या कुशल एवं प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी का भी इस कार्यक्रम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिस वजह से भी ये सफल नहीं हुआ है। फिर स्वास्थ्य केंद्रों एवं चिकित्सकों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। भारत में योग्य एवं प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं वो जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी कम पाए जाते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या भी क्या है, कम है, जहां से जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो भी उपाय हैं उनका वितरण जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है। संख्या अधिक होगी तो जन सामान्य में सुलभ तरीके से उपलब्ध होंगे और वहीं डॉक्टरों की, चिकित्सकों की कमी है। इस वजह से कई बार जो नसबंदी है वो ऐसे डॉक्टरों के द्वारा की जाती जो अकुशल होते हैं और अप्रशिक्षित होते हैं। और इस वजह से भी कई बार जो जन सामान्य में यह भय रहता है कि कहीं किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता ना हो जाए या महिलाओं की जान ना चली जाए। इस वजह से भी जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम या परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं हो पाया है। फिर निर्धनता, राइट, हमारे देश में जो सामाजिक स्थिति है
उसमें अधिकांश लोग जो हैं वो दैनिक रूप से कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अर्थात निर्धनता की वजह से जो व्यक्ति हैं वो एक तरीके से निर्धनता की वजह से हमेशा कार्यों में निरंतर रहते हैं, उनको सोचने समझने के लिए समय नहीं होता है। जो निर्धन व्यक्ति उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं होती है, जिसकी वजह से एक तो उनके पास में समय नहीं होता है, शिक्षा के अभाव में वो परिवार नियोजन के महत्व और मूल उद्देश्य को समझ नहीं पाते। दूसरी ओर जो गरीब परिवार होते हैं वो परिवार को ही पूंजी मानते हैं, राइट। गरीब परिवारों का उल्टा मानना है, उनका मानना है कि जितने अधिक व्यक्ति होंगे उतना अधिक काम होगा, उतनी अधिक क्या होगी, आमदनी होगी। दरअसल अशिक्षक के अभाव में वो इतना सटीक अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा खर्चे भी होंगे, लेकिन गरीब परिवारों की ये धारणा है कि जितने अधिक व्यक्ति होंगे उतना अधिक उनके घर में धन आएगा और उतना अधिक उनकी जो स्थिति में सुधार होगा। इसीलिए जो निर्धन संपत्ति है, राइट, निर्धन दंपत्ति हैं, वो साधन विहीन होते हुए भी परिवार नियोजन को कम अपनाते हैं, राइट, क्योंकि परिवार नियोजन को अपनाएंगे तो कम बच्चे होंगे जिससे उनको आर्थिक नुकसान होगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर परिवार नियोजन के परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।